स्टूडेंट्स, विकीपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन आज आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 10th एनसीईआरटी में चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 11 से आगे के प्रश्नों को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखते रहिए विकीपीडिया चैनल। यहाँ देखिए चैप्टर 5 समांतर श्रेणी में एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 11 से यदि किसी समांतर श्रेणी एपी बोलते समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है तो इसका प्रथम पद क्या है? तो इसका प्रथम पद क्या है? प्रथम दो पदों का योग क्या है? दूसरा पद क्या है? इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। पहले प्रश्न को अच्छे से समझ लीजिए जिससे आपको अच्छे से क्वेश्चन भी समझ में आ जाए। यहाँ लिखा है यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है तो इसका प्रथम पद क्या होगा? यानी ए पूछ रहे हैं, सबसे पहली बात ए पूछ रही है तो इसके प्रथम दो पदों का योग क्या होगा? इसका दूसरा पद क्या है? इसी प्रकार तीसरे और 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ये लिखा है n पदों का योगफल 4n-n²। मैंने यहाँ लिखा Sn बराबर 4n-n²। इसका प्रथम पद क्या होगा? ठीक है, तो हमने सबसे पहले रखा n बराबर 1 तो S 1 हो गया 4 इंटू 1 -1 का स्क्वायर। तो इम्प्लाइज दैट ये आया 4 - 1 यानी S1 की आ गई वैल्यू 3। ठीक, अब इसके प्रथम दो पदों का योग क्या होगा? अब दूसरा पद निकालेंगे इसका। ठीक, n बराबर 2 रखा इसी में तो Sn बराबर 4n-n² और 4 इंटू 2 -2 का होल स्क्वायर ये हो गया 8 - 4 S2 बराबर 4। ठीक, अब हमें इसका दूसरा पद ज्ञात करना है। देखिए समांतर श्रेणी में पहला पद A1 और पहला पद A1 दूसरा पद A2। ठीक है, तो A2 निकालेंगे। तो A2 निकालने के लिए दूसरे योगफल में से पहले योगफल को घटा देंगे S2 - S1। तो S2 की वैल्यू जो है वो 4 है और S1 की वैल्यू 3 है तो 4 - 3 हो जाएगा यानी ये 1 आ गया, यानी दूसरा पद आ गया 1। अब यहाँ पर जरा फिर से क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है दूसरा पद क्या है? इसी प्रकार तीसरा पद, 10वां और nवां पद ज्ञात करो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखो n बराबर 3 रखा है तो S3 की वैल्यू आ गई 3। अब तीसरा पद निकालने के लिए S3 - S2 को करेंगे तो S3 की वैल्यू है आपकी 3 और S2 की वैल्यू है 4। 3 - 4 यानी माइनस का बन आ गया। ठीक है, अब हमें देखो यहाँ पर देखिए इसी प्रकार तीसरे, अब 10वां पद निकालना तो 10वें पद को निकालने के लिए 10वें में से 9वां पद घटाना पड़ेगा। 10वें में से 9वां पद घटाना पड़ेगा, इसलिए हमें 9वें पद को भी जानना पड़ेगा। तो यहाँ पर रखेंगे n बराबर 9 तो S9 बराबर 4 इंटू 9 - 9 का होल स्क्वायर। तो 4 9 जा 36 होते हैं। ठीक है, और 9 का होल स्क्वायर होता है 81। 81 में से 36 हमने निकाले तो माइनस के 45 बची। फिर हम n बराबर 10 रखेंगे। S10 बराबर 4 इंटू 10 - 10 का होल स्क्वायर। 4 इंटू 10 होता 40 और 10 का स्क्वायर होता 100। 100 में से 40 निकाले ये माइनस के 60 आ गए, ये आ गए माइनस के 60। अब हमें इसका 10वां पद निकालना है। हमने पहला पद निकाल लिया, दूसरा पद निकाल लिया, अब हम इसका 10वां पद निकालेंगे। ठीक है, 10वां पद निकालेंगे तो A10 बराबर S10 - S9। ठीक है, तो -60 -45 तो -60 + 45 में से 60 को हम निकाल देंगे, माइनस का 15 बचेगा। ठीक, क्वेश्चन की तरफ फिर से आओ, देखो ज़रा। इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद। तो nवां पद तो ये रखा ही है, लेकिन nवें पद को निकालने के लिए nवें पद में से n - 1वां पद घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा n के स्थान पर n - 1 रखने पर Sn - 1 = 4, क्योंकि हमारा जो फॉर्म था वो फॉर्म था ये Sn बराबर 4n - n²। हमने n के स्थान पर n - 1 रखा तो 4n - 1 -n - 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 4n - 4 -n² + 1 -2n। तो Sn - 1 4n - 4 -n² -1 + 2n। तो n² ये आ गया आपका 4n और 2n हो गए 6n और माइनस के 5, ये आ गया n - 1। अब हमें इसमें nवां पद निकालना है। तो nवां पद निकालने के लिए an बराबर Sn यानी n में से Sn - 1 घटाएंगे 4n - n² माइनस 6n - n² -5। यहाँ से हमने माइनस का इसमें अंदर गुणा करेंगे -6n
प्लस एन स्क्वायर प्लस 5, ये आ गया ए एन इक्वल -2n प्लस 5, ये हो गया एन वापर। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो वीडियो को बार बार पुश करके आप आगे पीछे करके आप देख लो, जिससे आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करो जो 6 से विभाज्य है। अब देखो 6 से विभाज्य है संख्या कौन सी होती हैं, जो 40 धन पूर्णांकों का योग। अब 6 से विभाज्य कौन सी, 6, 12, 18, 24, 40 पदों तक। कितने पदों तक, 40 पदों तक। तो माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है और सारवंतर स्मॉल डी है। अब इसका प्रथम पद ए बराबर 6 आ जाएगा। अब 12 में से 6 घटाएंगे, ये हो गया। और लास्ट है 40 पदों तक। ये काम हमने कितने पदों तक करना है, 40 पदों तक। तो एन हो जाएगा 40। अब हमें ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। अब समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल क्या होता है, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। तो एस एन बराबर एन की वैल्यू रखेंगे 40/2 2 इंटू 6 प्लस 40 - 1 इंटू 6। यहाँ पर हमने इसे सॉल्व किया तो 2 2 जा 40 होते हैं, ठीक है। 2 2 जा 4 हो गया, और 20, 2 6 जा 12 और 39 इंटू 6। यहाँ से 20 12 प्लस 2 3 4 6 का 39 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 4 हो गया, 20 इंटू 2 4 6। अब 20 का 2 4 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4920। अतः समांतर श्रेणी में 40 पदों का योग 4920 आंसर इसका आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करो। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करो, ठीक। अब 8 के प्रथम 15 गुणज यानी 8 8 दूनी 16, 8 मानो समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है और सारवंतर स्मॉल डी है। अब इसमें 15 पदों तक, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल सिमिलर है। अच्छा सवाल है, परीक्षा में आने वाला है, ठीक है। 8 16 24 15 पदों तक। तो ए बराबर 8 हो गया, डी में तो 16 में से 8 निकालेंगे, 8 बचे, एन बराबर 15 हो गया, ठीक है। समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल, समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल क्या होता है, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। तो एन बराबर 15/2 2 गुणा 8 प्लस 15 - 1 इंटू 8, ये हो गया 8 दूनी 16। 15 में से 1 घटाएंगे, 14 गुणा 8, 16 प्लस 14 गुणा 8। यहाँ से 8 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ये हो जाए 2 + 14। ये आपका 2 से हमने 8 को काटा, 2 8 4 जा 8 होते हैं। तो 15 इंटू 4 14 और 2 हो गए 16, ठीक है। 15 चौक 60, 16 का 16 छिक्के 96, यानी 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल 960 होगा। यहाँ हम लिखेंगे अतः स्पष्ट है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग 960 है, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा है, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग। देखिए हम 0 और 50 के बीच, 0 और 50 नहीं ले रहे, 0 और 50 के बीच में कौन से अंक आते हैं उन विषम संख्याओं की बात कर रहे हैं, ऑड नंबर की बात कर रहे हैं। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याएं 1 3, देखो 0 ये लिखा है और 50 ये लिखा है, इसको बंद कर दो, इसके बीच में ये नंबर आते हैं 1 3 5 डॉट डॉट 49। तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल ए है और सारवंतर स्मॉल डी है। तो ए बराबर 1 हो जाएगा, डी बराबर 3 - 1 यानी 2, ए एन बराबर इसका अंतिम पद आ रहा 49, ठीक है। समांतर श्रेणी का एनवा पद ए एन इक्वल ए प्लस n - 1 इंटू डी। यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे 49 इक्वल 1 प्लस n - 1 इंटू 2, 49 इक्वल 1 प्लस 2n - 2। तो ये हो गया 2n - 2 में से 1 घटाएंगे -1, 49 प्लस 1 ये 50 हो गया। 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, n बराबर 25 आ गया, n बराबर 25 आ गया। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होगा, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल एस एन बराबर n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। तो n की वैल्यू है 25/2, 2 गुणा 1 प्लस 25 - 1 इंटू 2, ये हो गया। फिर इसके बाद 25/2 2 प्लस 25 में से 1 घटाया 24 गुणा 2, यहाँ से 2 बाहर लिया, 1 प्लस 24, 2 से 2 हमने काट दिया, 25 और 25 25 25 625 हो गया, यानी
यहाँ जीरो, और यहाँ पर आंसर इसका लिखेंगे। देखिए आंसर को हमेशा काली पेन से लिखना, हाईलाइट करके, ठीक है। मैं आपको स्पष्ट बता दूँ, यहाँ हम आंसर को लिखेंगे, अतः स्पष्ट है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग, विषम संख्या का योग 625 है। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर पहले 14 को समझ लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि समझ में भी नहीं आए। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा है, 15 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। क्या लिखा है? देखो, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि, अर्थात प्रत्येक अगले दिन के लिए जुर्माना अपने से ठीक पहले के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। एक ठेकेदार का जुर्माना के रूप में वह कितनी राशि अदा करना पड़ेगा यदि वह इस कार्य को 30 दिन के विलंब से कर देता है? पहले प्रश्न को अच्छे से समझ लो, प्रश्न क्या कह रहा है। देखो, एक ठेकेदार है, ठीक है, वो किसी कार्य को करवा रहा है। अब उसका कार्य हो गया देरी से, मतलब उसने जो कॉन्ट्रैक्ट लिया था किसी से, उसका काम हो गया लेट। अब उसने लिखा है, मतलब जो ठेकेदार का जो काम है उसने 30 दिन लेट कर दिया। तो जो काम करवा रहा था उस व्यक्ति ने कहा कि भाई पहले दिन का नुकसान 200 रुपये लगेगा, दूसरे दिन का नुकसान 250 रुपये लगेगा, मतलब उसने 50 रुपये जल्दी बढ़ा दिए। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ठेकेदार को 30 दिन, अगर उसका काम 30 दिन लेट हो जाता है तो उसे कितना रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्वेश्चन को करने की कोशिश की है, यहाँ आप समझना अच्छे से, ठीक है। फिर देखो, यहाँ लिखा मैंने, पहले दिन का विलंब के लिए अर्थदंड, यानी पहले दिन के लिए जो जुर्माना लग रहा है वो कितना है, 200 रुपये। दूसरे दिन के लिए विलंब के लिए जो जुर्माना लग रहा है 250 रुपये, यानी पहले दिन 200 रुपये लगा, फिर 250 रुपये लगा। तीसरे दिन के लिए जुर्माना लगा 300 रुपये। तो यहाँ पर देखो समांतर श्रेणी एक क्रिएट होती है, और ऐसा कब तक है, ऐसा 30 दिन तक लगा, ठीक है। 30 दिन तक उस पर कितना जुर्माना लग जाएगा। अब यहाँ हमने लिखा यह श्रेणी एक समांतर श्रेणी है जिसमें प्रथम पद स्मॉल a है और सारवंतर स्मॉल d है। तो मैंने यहाँ 200, 250, फिर 30 दिन तक इस तरह से करेंगे तो a बराबर 200 हो जाएगा, d बराबर 250 में से 200 घटाएंगे 50 आ जाएगा, और n 30 दिन तक है। अब समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का फॉर्म यूज़ करेंगे तो Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × d। S30 बराबर 30/2 2 × 200 + 30 - 1 × 50। तो ये 2 का इसमें हम डिवाइड करेंगे तो ये 15 बार कैंसिल हो गया, 2 × 200 + 29 × 50, ठीक है। तो ये हो गया 15। यहाँ से हमने 50 को बाहर निकाला तो 2 × 4 + 29, तो 15 × 5 = 75, 750 हो गया। 8 + 29 ये हो गया S30, ठीक है। अब इसका हमने मल्टीप्लाई यहाँ पर किया है तो 750 × 37 ये आ गया 27,750। अतः ठेकेदार को 30 दिन बाद जो जुर्माना उस पर लगेगा वो 27,750 के रूप में अर्थदंड में देना होगा। प्रश्न आप समझ गए। देखिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, एक बात और बताना चाहता हूँ, ये वीडियो मैं जो बना रहा हूँ बहुत मुश्किल से मेहनत से बनती है, तो आप इसको अच्छे से देखिए और समझिए, और कॉपी और पेन लेके बैठिए। कोई सिनेमा नहीं चल रहा है, कोविड की वजह से घर पर ये आपकी व्यवस्था की गई है, तो आप इसे अच्छे से पढ़िए जिससे आपके नंबर अच्छे से आ सकें, क्योंकि पेपर आपके उसी समय होंगे जो आपके समय होते हैं। तो बोर्ड के पेपर लेट नहीं होंगे। आपके दिमाग में अगर कुछ भ्रांतियां हों तो उनको दूर कर दीजिए और अपना काम समय से पूरा करने की कोशिश कीजिए जल्द से जल्द, जिससे आपका कार्य सुचारू रूप से चल सके। और जितने भी विषय की आप वीडियोस देख रहे हैं तो उनको आप
कंप्लीट करिए, बिल्कुल भी लापरवाही ना दें, बिल्कुल भी लापरवाही ना दें और अपना काम पूरा करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहे हैं और मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन हैं उनको आप कॉपी पेन लेकर बैठिए, वीडियो को पूरा देखती जाइए और उसको काम करते जाइए। वीडियो को रोक दीजिए थोड़ी देर के लिए, फिर उस पर काम कर लीजिए, फिर रोक दीजिए, फिर काम कर लीजिए। इस तरीके से आप अपना काम करिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको अच्छा लगेगा समझने में। देखो लिखा है क्वेश्चन नंबर 16, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नकद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई। यानी कुल रुपया कितना है, 700। ठीक है, 7 नकद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई। ठीक है, ये फिर यहाँ लिखा है यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले 20 रुपये कम हो, यानी 20-20 रुपये का उन्होंने अंतर रखा है प्रत्येक पुरस्कार के अंदर। उन्होंने लिखा यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। आप प्रश्न समझ गए, यानी एक स्कूल में बच्चों को पुरस्कार देना है, उसके लिए स्कूल के मतलब अध्यापकों ने या उसके मैनेजमेंट ने 700 रुपये की राशि रखी है और 7 लोगों को पुरस्कार देना है। प्रत्येक पुरस्कार में 20 रुपये का अंतर होना चाहिए। ठीक है, पैसा कितना है, 700 रुपये। चलिए क्वेश्चन को हमने किस तरह से किया है, माना प्रथम पुरस्कार ए रुपये है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ना प्रथम पद दिया है, कुछ भी नहीं दिया, बस उन्होंने अंतर बताया कि 20 रुपये का अंतर है प्रत्येक पुरस्कार में और 700 रुपये की अमाउंट दिया है। तो यहाँ देखिए जरा, मैंने लिखा सारवंतर -20 रुपये और 7 पुरस्कार है, टोटल पद कितने, 7, यानी 7 बच्चों को पुरस्कार देना है, n बराबर 7 हो गया। ठीक है, S7 बराबर 700, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। अब यहाँ हमने फॉर्मूला लगाया SN बराबर n/2 2a + n-1 × d। ठीक है, n बराबर 7 रखा है, S7 बराबर 7/2 = 2a + 7-1 × d। d की वैल्यू कितनी है, -20, कितनी है, -20, वो हमने यहाँ रखी। अब यहाँ देखो 700 = 7/2 × 2 यहाँ से बाहर निकाला, 2 हमने बाहर निकाला तो ये आया a माइनस, यहाँ पर बचेगा 3, या क्या बचेगा, 3, यहाँ बचेगा आपका 3 और यह -20, तो 20 या 60 होते हैं। मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, 2 का कॉमन लेके। ठीक, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो यहाँ पहले 3 लिखना, फिर -20 लिखना, फिर अगले स्टेप में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। 2 से 2 कैंसिल किया, 7 आया, a -60। अब 7 का हमने 700 में भाग लगाया, कितनी बार गया, 7 × 1 = 7, यानी 100 बार। ठीक है, ये आया 100 = a -60, तो 100 + 60 = a, तो ये हो गया a बराबर 160, यानी पहला पुरस्कार प्रथम पद आ गया 160। अब क्या करना है, अब यहाँ देखो जरा, अब यहाँ पर है दूसरा 7 नगद पुरस्कार हमें देने हैं, तो a बराबर 160, पहला पुरस्कार 160 रुपये और d बराबर 20 रुपये का अंतर है हर पुरस्कार में, तो हमने a + d लिखा। दूसरा पद होता है समांतर श्रेणी का। देखिए समांतर श्रेणी के जो पद होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, a, फिर a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7। ठीक है, और यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं ये वाला, an बराबर a + n-1 × d। 1 रखोगे तो यहाँ 1 रखना पड़ेगा 1 की जगह। अब यहाँ देखो a2 बराबर a + d है, हाँ यहाँ पर जो प्रथम पद आया वो 160 है और अंतर कितना, 20 रुपये का, तो 160 में से 20 घटाए 140 आ गए। ठीक है, फिर तीसरा पद निकाला a + 2d, यानी तीसरे बच्चे को पुरस्कार देना है, तो उसमें भी फ़र्क रखना है इतने का, 160 - 2 × 20, क्योंकि a + 2d इसका फॉर्मूला होता है, तो 160 - 40 120 आ गया। फिर चौथे बच्चे को पुरस्कार देना तो a + 3d, तो ये देखो 20-20 रुपये का फ़र्क चल रहा है, 140, 120, फिर 100 आ गया, फिर a5 निकालेंगे, इस तरह 80 आ गया, फिर 60 आ गया, फिर 40 आ गया। अतः देखो पहला पुरस्कार इसको मिला, फिर दूसरा पुरस्कार इसको, तीसरा पुरस्कार इसको, चौथा पुरस्कार इसको, पाँचवा पुरस्कार इसको, छठवां पुरस्कार इसको और सातवां पुरस्कार इसको। प्रत्येक बच्चे को जो पुरस्कार हमने दी, मतलब स्कूल के मैनेजमेंट ने दिया है, मैं नहीं दूंगा। प्रथम पुरस्कार जो दिया है वो है 160। देखो सब रुपए में 20-20 रुपये का फ़र्क है, अगर इन सब रुपयों को आप जोड़ते तो 700 रुपये आपके
हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। आपको समझ में आ गया? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को पुश कर करके आप अपना कोर्स को कंप्लीट करें। धीरे धीरे मैं आपके लिए और वीडियो बना रहा हूँ, और वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो आप अच्छे से देखें और अच्छे से इसका अध्ययन करें, एनालिसिस करें इस पर। दूसरी बात, जो बच्चे आपसे जुड़े हुए हैं उनको भी ये वीडियो को शेयर करो, जिससे वो भी अच्छे से अच्छे पढ़ सकें और अच्छे से अच्छे अंक ला सकें परीक्षा में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। ठीक है, पर्यावरण की बात चल रही है यहाँ पर। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने यानी स्कूल के बच्चों ने वायु प्रदूषण यानी वायु एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, अनुभाग क्या होता है मालूम है? सेक्शन, जैसे 10th B1, 10th B2, 10th B3, 10th A1, A2, A3, ये सेक्शन है। तो उन्होंने क्या निर्णय लिया? यह निर्णय लिया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के अनुसार पेड़ लगाएगा। ठीक है, अपनी कक्षा की संख्या, जैसे 10 है तो एक अनुभाग है, पेड़ लगाएगा। कक्षा 2 के दो अनुभाग हैं, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा। कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि। ऐसे ही कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग हैं, यानी 3 सेक्शन है, A1, A2, A3 या B1, B2, B3 जो भी हो उनके स्कूल में। प्रत्येक कक्षा में 3 सेक्शन है। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ कितने हैं? आप प्रश्न को समझ गए कि नहीं समझे? चलिए हम आपको बता देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कक्षा, पहले देखो क्वेश्चन के बारे में थोड़ा अपनी लैंग्वेज में हम आपको समझा दें। यहाँ पर लिखा है एक स्कूल है, वहाँ पर उनके विद्यार्थियों ने पेड़ लगाने के बारे में सोचा, अंदर और बाहर। फिर उन्होंने क्या कहा? यह निर्णय लिया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग यानी प्रत्येक सेक्शन अपनी कक्षा के बराबर पेड़ लगाएगा। ठीक, अब प्रत्येक अनुभाग में 3 सेक्शन है, प्रत्येक क्लास में 3 सेक्शन है। तो कक्षा 1 में 3 सेक्शन है। ठीक है, वो 1 पेड़ लगाएगा। 2 में 3 सेक्शन है, 2 पेड़ लगाएगा। 3 में 3 पेड़ है, 3 सेक्शन लगाएगा, और अपनी कक्षा के बराबर, ये नियम है। और प्रत्येक कक्षा के कितने सेक्शन है? 3। चलिए देखिए, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लिखने का प्रयास किया है। कक्षा 1 में सेक्शन कितने हैं? 3, और 1 है तो 3 एकम 3, यानी कक्षा 1 वाला 3 पेड़ लगाएगा। फिर कक्षा 2 में 3 सेक्शन तो इसके भी हैं, और दूसरी क्लास तो ये 6 पेड़ लगाएगा। कक्षा 3 के 3 सेक्शन है, इसका मतलब ये 9 पेड़ लगाएगा। इस तरीके से कक्षा 12 वाला पेड़ लगाएगा। यानी इसमें कुल पेड़ कितने हो गए? उन्होंने ये पूछा है कि विद्यार्थी पूरे स्कूल के अंदर कुल कितने पेड़ लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने इस प्रकार बना अनुक्रम 3, 6, 9, इस प्रकार समांतर श्रेणी बन गई। और कब तक? कक्षा 12 तक, यानी 12 पदों तक की बात चल रही है। ठीक है, 12 पदों तक। तो हमने लिखा A बराबर 3, D बराबर 6 - 3 अर्थात 3, और N बराबर 12। तो यहाँ लिखेंगे समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल SN बराबर n/2 2a + n - 1 × D। n बराबर 12 लिखा, S 12 बराबर 12/2 × 2 × 3 प्लस 12 - 1 × 3। ओके, यहाँ पर देखिए हमने इसको सॉल्व किया। 2 6 या 12 होते हैं, और 2 3 या 6, 2 12 - 1 11 × 3। तो ये हो गया 6 × 6 + 33, ये हो गया 6 × 39, ये हो गया 234। यानी कक्षा 12 में कुल पेड़ लगाने की संख्या जो है, कुल लगाए गए पेड़ों की संख्या कितनी है? 234। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेमी, 1 सेमी, 1.5 सेमी, 2 सेमी वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया, एक स्पाइरल बनाया गया। ठीक है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने हुए इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? अब देखो यहाँ पर मैं आपको बना के दिखा दूँ। जैसे आपने वो स्पाइरल पैड देखे होंगे ना, स्पाइरल पैड देखे, वो इस तरह का प्लास्टिक का लपेटमा इस तरह से होता है, इस तरीके से लपेटमा होता है, इस तरीके से, है ना, सर्किल में घूमता है, कॉपी के आगे बंधा रहता है,
और वो डायरियाँ वगैरह आती हैं, जिसके कॉपियाँ भी आती हैं स्पाइरल के रूप में, ठीक है। तो इस तरीके से सिस्टम है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये किस तरीके से चल रहा है। जैसे ए है, ये केंद्र ए से प्रारंभ हुआ, ये यहाँ से प्रारंभ हुआ, इस तरीके से ये बढ़ा। देखना जरा स्पष्ट रूप से मैं आपको जो बना के दिखा रहा हूँ। अब केंद्र ए से स्टार्ट हुआ, ये सर्किल हो गया, ठीक है। अब ये बी पे आ गया, अब यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ये यहाँ पे आ गया, सी पे आ गया ये, फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, फिर ये आ गया कहाँ पर, डी पे आ गया। आप समझ रहे हो। तो यहाँ पर जो ये सर्किल चल रहा है ये स्पाइरल की तरह चलता है। तो यहाँ पे लिखा केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए, पहले की त्रिज्या कितनी थी 0.5, ठीक है, फिर कितनी हो गई 1 हो गई, टोटल कितनी हो गई 1 हो गई, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या कितनी हो गई 1 हो गई 1, फिर 1.5 हो गई, कहाँ से कहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की 1.5 हो गई सी तक, ठीक है, रेडियस, फिर इसके बाद 2 हो गई, इस तरीके से बढ़ रही है। तो हमने यहाँ पे लिखा पहले अर्धवृत्त की त्रिज्या r1 बराबर 0.5, जो मैंने लिखा है, थोड़ा सा जूम करके और दिखा दे रहा हूँ जिससे आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। यहाँ देखिए a से यहाँ तक की पॉइंट की दूरी 0.5, फिर b से यहाँ तक की दूरी 0.1, फिर c से इस तक की दूरी, ठीक है, c से यहाँ तक की दूरी 1.5, फिर d से यहाँ तक की दूरी आपकी इस तरीके से बढ़ रही है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर R1, R2 और R3 यानी रेडियस 1, रेडियस 2 और रेडियस 3 को हमने यहाँ पर लिखा। तो हमने एक अनुक्रम श्रेणी बना ली, ठीक है। क्या श्रेणी बनी, 0.5, 1 और 1.5, इस तरीके से बढ़ रहा है 0.5 के रूप में जो रेडियस का है। तो यहाँ देखो मैंने लिखा है एक अनुक्रम श्रेणी है, ए बराबर 0.5, डी बराबर 0.5, और कितने सर्किल घूम रहा है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बना इस सर्कल की कुल लंबाई क्या होगी। कितने पद हैं, 13, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा 13 वृत्तों तक, 13 वृत्तों तक, अर्धवृत्तों तक, ठीक है, n बराबर 13 हो गया। यहाँ लिखा माना अतः 13 क्रमागत अर्धवृत्तों के सर्कल की लंबाई, ठीक है। अब यहाँ देखो वैसे जो वृत्त होता है, वृत्त का परिमाप होता है, वृत्त की परिधि होती है 2πr, वृत्त की परिधि कितनी होती 2πr, लेकिन यहाँ पर आधी परिधि ली है। यहाँ पर कितनी ली है, आधी तो ले रहे हैं, प्रत्येक वृत्त की आधी परिधि ले रहे हैं। तो यहाँ पर 2πr तो होगा नहीं, यहाँ पर πr होगा। तो यहाँ पर पहले वृत्त के लिए πr1, फिर दूसरे के लिए πr2, तीसरे के लिए πr3 डॉट डॉट, ऐसा कितने पदों तक ले रहे हैं हम, 13 पदों तक कंटिन्यूस लेते हुए जा रहे हैं। यहाँ से हमने पाई को बाहर किया, अंदर जो वैल्यू बची r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस डॉट डॉट 13 पदों तक, ठीक है। यहाँ पर देखिए 22/7, r1 की वैल्यू 0.5, फिर R2 की वैल्यू 1, फिर 1.5, इस तरह से 13 पदों तक हम वर्क करेंगे। यहाँ देखिए 22/7, यहाँ जो वैल्यू है वो a बराबर 0.5, d बराबर 1 माइनस 0.5 यानी 0.5, और n बराबर 13 है। समांतर श्रेणी के n पदों का हम योगफल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो वो फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो n/2 2a प्लस n माइनस 1, ये हमने रखा 13/2, 2 गुणा 0.5 प्लस 12d। यहाँ d की जगह भी 0.5 हम रखेंगे। यहाँ देखिए आप, देखिए 22/7 गुणा 13/2, 1 प्लस 12d, 1 इंटू 12 इंटू 5, ये हो गया 12 पंजे 60, यानी ये। तो 6 और 1 7 आ गया, 13/2, 22/7, 7 से 7 हमने कैंसिल कर दिया, 2 से 22 कैंसिल किया, ये 1 बार कटा, 11 इंटू 13 हो गया, 11 इंटू 13 का मल्टीप्लाई करेंगे 143 सेंटीमीटर, ये आ गया, ठीक है। आपको समझ में तो आ रही है वीडियो अच्छे से, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19, 2 से लट्ठे को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, यानी लट्ठे रखे हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से लट्ठे रखे हुए हैं, 200 लट्ठे हैं, टोटल लट्ठे कितने 200। तो सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, सबसे नीचे की पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, फिर उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे हैं, फिर उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे हैं, इस तरीके से कम होते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 200 लट्ठों की ढेरी, यानी टोटल लट्ठे कितने 200, इसमें सबसे नीचे वाली में 20, फिर 19, फिर 18, इस तरीके से एक एक लट्ठा कम होता गया है। और फिर यहाँ लिखा है तथा सबसे ऊपर की पंक्ति में कितने लट्ठे रखे गए। आप
आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। यानी कुल लट्ठे कितने हैं? 200। लट्ठे कैसे होते मालूम है? किस तरीके से मैं बताऊँ आपको। जो पेड़ होती है, पेड़ की पिंडी होती है, पेड़ की पिंडी को काट काट के इस तरह से लट्ठा बनाया जाता है। ठीक है, ये देखो। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले नीचे की पंक्ति से हम बात कर रहे हैं। सबसे निचली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं। नीचे से प्रारंभ करने, प्रथम पंक्ति में 20, फिर दूसरी पंक्ति में 19, फिर तीसरी पंक्ति में 18। इस तरीके से है। यह अनुक्रम श्रेणी है, क्योंकि 20, 19, 18 ऐसा कितने हैं, ऐसा कितने लट्ठे होते हैं? 200 लट्ठे हैं। टोटल लट्ठे कितने? 200। तो पहला पद a बराबर 20 हो जाएगा, फिर d बराबर 19 माइनस 20 यानी -1। पंक्तियों की संख्या n है और SN बराबर 200 है। तो यहाँ पर हमने एस लट्ठों के मतलब समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का हमने फॉर्मूला यूज़ किया। SN बराबर n/2 2a + n - 1 × d। तो यहाँ देखो ज़रा, ये हमने लिखा 200 बराबर n/2 2a + n - 1 × d। 200 बराबर n/2, प्रथम पद हमारा 20 था, 2 × 20 n - 1, ये -1। 20 दूनी 40 हो गया, -1 का हमने गुणा किया -n + 1, तो ये हो गया 2 दूनी 400 बराबर n 41 - n। ठीक है, 400 बराबर 41 n - n²। ठीक है, यहाँ पर देखो n² -41 n + 400 हो गया। 400 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो ये फैक्टर जो ब्रेक होंगे वो 25 और 16 के रूप में टूटेंगे। अगर आप खंड करना चाहो तो आप कर सकते हो। ठीक है, मैंने नहीं करी, मैंने डायरेक्ट कर दी है। यहाँ से हमने n को कॉमन लिया, n - 25 हो जाएगा, -16 यहाँ से बाहर किया n - 25। ठीक है, n - 25 का हमने कॉमन निकाला तो अंदर बचा n - 16 बराबर 0। n - 25 बराबर 0 तो n बराबर 25, n - 16 बराबर 0 तो n बराबर 16। ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहाँ पर n पदों के nवां पद निकालेंगे तो an बराबर a + n - 1 × d। तो n बराबर 25 हो गया, तो a 25 बराबर a + 25 - 1 × d। तो a की वैल्यू 20 थी, 20 + 24d, d की वैल्यू -1 है, तो ये -4 आ गया। यानी ये जो n की वैल्यू थी वो -4 आ रहा है। यहाँ पर n बराबर 16 रखने पर a + 16 - 1 × d। यहाँ हमने लिखा a की वैल्यू 20 थी, 15 और d की वैल्यू -1 थी, तो 20 - 15 यानी a 16 बराबर 5 आ रहा है। यानी जो 200 लट्ठे की संख्या थी, जैसे सबसे नीचे वाले लट्ठे पर 20, फिर 19, फिर 18 इस तरीके से, तो सबसे पहले लट्ठे पर 5 लट्ठे आएंगे, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि माइनस में तो लट्ठे हो नहीं सकते। यानी किसी की संख्या गिनती माइनस में तो होगी नहीं लट्ठों की संख्या, तो ये पॉजिटिव ये वाला क्वेश्चन माना जाएगा। यहाँ पे लिखा है कुल पंक्तियाँ 16 आएंगी, सबसे ऊपर की पंक्ति में लट्ठे कितने आएंगे? 5, यानी 16वीं पंक्ति में 5 लट्ठे आएंगे। ठीक है, यहाँ पर यही क्वेश्चन इन्होंने हमसे पूछा था कि लट्ठे में कितनी पंक्ति में रखे गए हैं और सबसे ऊपर की पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो सबसे ऊपर की पंक्ति में जो लट्ठों की संख्या है वो 5 है और 16वीं पंक्ति में 5 लट्ठे आ जाएंगे। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए ये क्या लिखा हुआ है, एक आलू दौड़ में, देखिए एक कंपटीशन है, कंपटीशन हो रहा है एक, इसमें लिखा है एक आलू की दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। ये मैंने बाल्टी बनाई है, थोड़ा बनाने का प्रयास किया है बाल्टी को, जो पहले आलू से 5 मीटर दूर है, यानी ये वाले स्थान से 5 मीटर दूर है। ठीक है, फिर लिखा है फिर अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा है। मैंने यहाँ पर आलू रखने की कोशिश करी है इस तरीके से। ठीक है, ये आलू रखे गए हैं। ठीक है, समझने की कोशिश करना, प्रत्येक आलू के बीच में 3 मीटर का गैप है। ओके, अन्य आलू को सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस पर रेखा 10 आलू रखे गए। कितने आलू रखे गए? टोटल 10 आलू रखे गए। पहले क्वेश्चन को समझ लेना, करेंगे बाद में। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है, यहाँ से निकटतम आलू को उठाता है, फिर वापस आलू को डालता है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है या डालता है। दूसरे आलू उठाने के लिए फिर दौड़ लगाता है, फिर बाल्टी में आकर डालता है, फिर बाल्टी से फिर दौड़ लगाता है। ऐसा तब तक करता है जब तक सारे आलू बाल्टी में ना आ जाए। तो उसका कहने का मतलब है, आप प्रश्न समझ गए, आप प्रतियोगिता जो हो रही है उसे समझ गए। ठीक है, दूसरे आलू उठाने के लिए वापस दौड़ता है, उसे बाल्टी में डालता है, और वह ऐसा तब तक करता रहता है या करता रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाएं। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी
दौड़नी पड़ेगी। यानी कितनी कितनी जो दूरी है, मतलब बीच में 3 मीटर, फिर 3 मीटर, 3 मीटर। अब देखो मेरा एक प्रश्न है, थोड़ा सा छोटा सा समझने लायक है। जैसे सपोज मानो मैंने यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया, मैं ही दौड़ रहा हूँ, ओके। मैं यहाँ गया, ये दूरी 5 मीटर है, फिर वापस आया, पहले गया फिर वापस आया, ठीक है। तो 5 मीटर दौड़ा, फिर 5 मीटर वापस आया, टोटल दूरी कितनी हो गई? 10 मीटर हो गई। फिर यहाँ पे आ गया, फिर दूसरे आलू के लिए दौड़ा, कितने मीटर? 10 मीटर, फिर वापस आया। समझ गए आप? यानी 5 ये थी, फिर 3 ये दौड़े, तो 5 और 3 8 हो गए, 8 दौड़े और 8 ही लौटे, 16 हो गए। फिर इसके बाद फिर आगे गए, ठीक है, 8 दौड़ लिए थे, फिर 8 और 3 11 हो गए, फिर वापस आए, तो कितने दौड़े लगाई? 11 दूनी 22 मीटर की दौड़ लग गई, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है, आप प्रश्न को समझ गए ना अच्छे से। यहाँ लिखा पहले आलू की बाल्टी से दूरी 5 मीटर है, पहले आलू को उठाया, 5 मीटर की दूरी पर पहला आलू रखा है, ठीक है। फिर दूसरा आलू 5 + 3 मीटर 8 हो गया, फिर तीसरा आलू 8 और 3 11, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? अब मैंने जो आपको समझाया था वही मैं दोबारा से यहाँ पर लिख रहा हूँ। एक बार बाल्टी से चलकर आलू को उठाना होता है और फिर उसे वापस बाल्टी में डालना होता है, बाल्टी में डालना होता है। आलू बाल्टी में डालने के लिए चली दूरियाँ, सबसे पहले देखो 5 जाएंगे और 5 ही आएंगे। पहले बाल्टी में उठाने के लिए 5 मीटर चलेंगे, फिर 5 मीटर वापस आएंगे डालने के लिए, तो 2 बार 5 मीटर चलना पड़ेगा जाने के लिए और आने के लिए, तो 2 गुणा 5 हो गया। फिर 5 के आगे 3 मीटर दूसरे आलू उठाने के लिए, तो 5 और 3 हो गए 8, तो 8 चले आएंगे आलू को उठाने के लिए, फिर बाल्टी में डालने के लिए 8 जाएंगे। इसी तरह 2 गुणा 11, बात समझ गए ना? तो ये हो जाएगा 10 16 22, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाया था। 5 गए और 5 आए, फिर 5 और 3 8 हो गए, 8 गए 8 आए, फिर इसी तरह से 8 और 3 11 हो गए, 11 गए 11 आए। तो यहाँ पर इस तरीके से इन्होंने दूरी बताई, 2 पंजे 10, 8 दूनी 16 और 11 दूनी 22, ठीक है। तो यहाँ पर जो पद है a बराबर 10 हो जाएगा, ठीक है। d बराबर 16 में से 10 घटाए 6, ऐसा कितने तक करेंगे? 10 आलूओं तक। ऐसा कहाँ तक करेंगे? 10 आलू तक, 10 आलू को उठाना है, ओके। आपको समझ में आ गई बात? ऐसा 10 आलू तक करेंगे। अब यहाँ देखो n बराबर 10 हो गया, n आलूओं को उठाकर बाल्टी में डालने के लिए चली दूरी, तो n/2 2a + n - 1 × t, 10/2 2 गुणा 10 + 10 - 1 × 6, ठीक है। यहाँ पर हमने सॉल्व किया इसे, तो ये देखो ज़रा, 2 पंजे 10 हो जाएंगे ये, ठीक है। ये आ गया 5, यहाँ पर आ गया 5, ठीक। ये हो गया 10 दूनी 20, और 10 में से 1 घटाया 9, 9 छिक्के 54, ठीक है। अब यहाँ पर 54 + 20 ये आ रहा है, 5 गुणा 20 + 54, ये 74 हो गया। 5 का गुणा 74 में किया 370 मीटर। यानी एक प्रतियोगी को 10 आलू बाल्टी में डालने के लिए 370 मीटर की दौड़ दौड़नी पड़ेगी। आपको समझ में आ गया? यहाँ पर लिखेंगे, अतः स्पष्ट है कि एक बाल्टी में प्रतियोगी को आलू 10 आलू डालने के लिए उसे 370 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी, ठीक है। आपको समझ में आ गया? फिर भी अगर कोई समस्या हो तो प्लीज़ कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो धीरे धीरे पुश करके आप देख लो, रोक के देख सकते हो, जिससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे।